हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी यूनिट 4 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय म्यूचुअल फंड। साथ ही साथ इसका इंट्रोडक्शन भी मैं आज आपको दूंगी इस चैप्टर का, इस यूनिट का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, स्पेशली एग्ज़ाम टाइम में। और एग्ज़ाम्स जो हैं वो ज़्यादा दूर नहीं हैं, अब काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। जैसे कि आप जानती हैं, अभी से ही अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की तो एंड मोमेंट पे जो है आपको दिक्कत आ सकती है। आई होप आप सारी वीडियोस वॉच कर रहे होंगे। प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है, अगर किसी को नहीं मिल रही है तो मुझे कमेंट करें, मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगी सारी वीडियो का, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दिया ना आपने? चलिए शुरू करते हैं फिर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स देयर हैव बीन मेजर डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन इन द कॉरपोरेट फील्ड। कि भाई पास्ट कुछ दशकों में, है ना, डिकेड्स में क्या हुआ, बड़ी बड़ी मतलब मेजर डेवलपमेंट्स हुई, है ना, एक्सटेंशन हुआ कॉरपोरेट फील्ड का। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैनी फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंटिटी हैव इमर्ज्ड। मतलब कि काफ़ी सारी जो फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं, है ना, वो इमर्ज हुई, यानी कि वो उभर के सामने आई। तो सम ऑफ दीज फॉर्म्स आर म्यूचुअल फंड्स। तो ये क्या क्या हैं फाइनेंशियल एंटिटीज़? जैसे कि हो गया आपका म्यूचुअल फंड्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि एनबीएफसीज, स्टॉक ब्रोकर हो गए आपके। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज एंटिटी हैव अटेंड अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। मतलब टाइम के साथ साथ इन एंटिटीज़ ने ना काफ़ी अपनी मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ली है कॉरपोरेट फील्ड में। तो इसको हम माइंड में रखेंगे कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हैव इंट्रोड्यूस सम लॉ और रूल्स। इन्होंने भाई कुछ रूल बनाए, ठीक है, लॉ बनाए, कानून बनाए, फॉर कीपिंग अ चेक ऑन दीज एंटिटीज, ताकि जो है और इन पे मतलब नज़र जो है वो रखता है आरबीआई और सेबी, ठीक है, इन एंटिटीज़ पर। एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। क्यों रखा जाता है भाई? ताकि इन्वेस्टर को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दीज लॉज आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर फाइनेंशियल एंटिटीज़। तो ये लॉ जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के द्वारा। भाई इन फाइनेंशियल एंटिटीज़ की जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो देखी जाएगी, उसके बेस पर देखा जाएगा कि हाँ भाई ये लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो द प्रेजेंट चैप्टर हाईलाइट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम में हमारा क्या क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये आज हम इसका आंसर करेंगे कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, इसका मतलब क्या है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्कीम्स, इसकी जो है म्यूचुअल फंड्स की जो भी स्कीम है उनके टाइप्स क्या क्या है। क्लैरिफाई द नेट एसेट वैल्यू क्या होती है वो भी हम क्लैरिफाई करेंगे आज। व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल फंड क्या है, एक्सप्लेन इट्स ऑर्गेनाइजेशन और वेरियस टाइप्स हम आज करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल फंड, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो चैप्टर 6 में गिवन है इसका आंसर। तो बेसिकली आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आपको मैंने थंबनेल पे लिख के दे दिया था कि हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड क्या है? तो थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है, इसका एक ब्रीफ एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको कि जो म्यूचुअल फंड है ना ये स्पेशली स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए होता है, ठीक है। अभी आप स्क्रीन पे मत देखो, अभी आप मेरी बात सुनो, मैं बता रही हूँ जो कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। बेसिकली स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए होता है, ठीक है, जिनको शेयर मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, जो बिगनर्स होते हैं, बिगनिंग जिन्होंने करी है इन्वेस्टिंग की, यानी कि बिगनर इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए होता है ये। इसमें क्या होता है कि आपकी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो सब कुछ जो है पैसा लगाती है स्टॉक्स में। हमें जो इन्वेस्टर है, यानी कि इन्वेस्टर को कुछ नहीं करना होता, इन्वेस्टर को बस पैसा देना होता है,
वहाँ पे उसका काम ख़त्म हो जाता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि बाकी का दिमाग जो है ना वो एएमसी लगाती है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी लगाती है। कहने का ये मतलब है कि स्मॉल इन्वेस्टर ने अपना पैसा जो है वो एएमसी को दिया, यानी कि म्यूचुअल फंड मैनेजर को दिया, और बाकी अब वो जो है यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो बाकी का देखेगी कि हाँ भाई किस किस जो है स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, दिमाग सारा वो लगाएगी। बस इन्वेस्टर को क्या है कि रिटर्न मिल जाएगा और उसको जो है छोटी सी इन्वेस्टमेंट, मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता दूं कि 500 जो है स्टार्टिंग है SIPs की, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की, है ना। तो 500 से बेसिकली स्टार्ट कर सकता है कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग करना म्यूचुअल फंड में। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। अ म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट दैट पूल्स द सेविंग ऑफ ए नंबर ऑफ इन्वेस्टर। इसमें क्या होता है, एक ट्रस्ट है ये, ठीक है, जिसमें जो है ना पूल बनाया जाता है सेविंग्स का, ठीक है। सेविंग्स जितनी भी इन्वेस्टर्स की होती है उस पर, मतलब भाई ABCD जितने भी इन्वेस्टर हैं वो सारे एक ही जगह जो है पैसा लगाते हैं छोटे छोटे अमाउंट का, ठीक है। वो हो गया एक म्यूचुअल फंड। तो हु शेयर अ कॉमन फाइनेंशियल गोल, इसमें क्या है कि एक ही फाइनेंशियल गोल होएगा क्योंकि सारे एक जगह पैसा दे रहे हैं म्यूचुअल फंड में, है ना। तो एक फाइनेंशियल गोल भी उनका कॉमन हो गया सभी इन्वेस्टर का, छोटे छोटे जो भी है। तो द मनी दस कलेक्टेड इज देन इन्वेस्टेड इन कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो भी मनी सारी कलेक्ट होती है ना, यानी कि पूल में जो भी सारी मनी कलेक्ट होती है उसको जो है लगाया जाता है फिर कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। जैसे कि आपके हो गए शेयर में लगा दिया पैसा, कुछ पैसा डिबेंचर में लगा दिया, कुछ पैसा अदर सिक्योरिटीज़ में लगा दिया। सारा पैसा एक जगह नहीं लगाते, मतलब एक पोर्टफोलियो की टाइप जो है अलग अलग जगह पैसा लगाया जाता है। तो द इनकम अर्नड थ्रू दीज इन्वेस्टमेंट एंड द कैपिटल एप्रिसिएशन रियलाइज्ड इज शेयर बाय इट्स होल्डर, कि भाई अब इस इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो भी इनकम अर्न होएगी ना, जो भी इनकम कमाई जाएगी और जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, यानी कि ठीक है, रियलाइज्ड इज शेयर बाय इट्स होल्डर, तो वो जो है जो भी इसका होल्डर होगा उसको मिलेगा इन प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ यूनिट ओन्ड बाय देम। अब आपको ये बात समझ नहीं आई होगी नंबर ऑफ यूनिट कैसे होता है। जब आप म्यूचुअल फंड में ना पैसे लगाते हो ना, तब मान लो आपने 500 रुपये लगाए, ठीक है, आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एक्सिस ब्लू चिप फंड में आपने पैसे लगाए डायरेक्ट, ठीक है, 500 रुपये आपने लगाए। तो फिर एक्सिस जो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है ना वो आपको क्या करेगा, कुछ यूनिट्स एलोकेट करेगा। अब वो यूनिट्स कितनी भी हो सकती है 500 रुपये के अकॉर्डिंग, 12 यूनिट्स भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती है। वो हमारी होती है NAV, यानी कि नेट एसेट वैल्यू होती है हमारी, ठीक है। तो कुछ यूनिट्स जो है वो एलोकेट करता है, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है, उस यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो है आपको रिटर्न मिलता है कि हाँ भाई अगर आपकी 12 यूनिट है तो 12 यूनिट के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलेगा। क्लियर हुई ये बात। और बाकी अब गिवन है हमें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज़। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज़ आर अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स। भाई डिफरेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑप्शंस जो है अवेलेबल होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। म्यूचुअल फंड ऑल्सो ऑफर गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू द इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड भी जो है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है इन्वेस्टर को। लाइक ऑल इन्वेस्टर दे ऑल्सो कैरी सर्टेन रिस्क। अब भाई ये तो है नहीं कि म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं होगा, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपने पैसा लगा रखा है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रिटर्न ही रिटर्न मिलता रहेगा, हर दिन आपका रिटर्न बढ़ता जाएगा, कभी वो डेक्लाइन भी होता है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ कि मेरे एक बार क्या हुआ कि 100 रुपीज़ रिटर्न बन गया था, ठीक है, लगातार बढ़ ही रहा था, ऑल राइट। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे फिर वो डेक्लाइन करने लग गया और वो पूरे 100 रुपीज़ कम हो गए, बिल्कुल मेरी वही रिटर्न की वैल्यू, मतलब जो भी मैंने इन्वेस्ट किया था वही वैल्यू बच गई। तो रिस्क होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक होता है हाई रिस्क वाला, एक होता है मॉडरेट, एक होता है लो। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है अलग अलग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए, ठीक है। तो लाइक ऑल इन्वेस्टमेंट दे ऑल्सो कैरी सर्टेन रिस्क। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि इसमें रिस्क भी होता है। इन्वेस्टर शुड कंपेयर द रिस्क एंड एक्सपेक्टेड यील्ड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स। अब कुछ इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा पैसा लगाते हैं जिनको टैक्स भी पे करना होता है, तो वो भी अपना एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हाँ भाई इतना लगाएंगे तो टैक्स के अकॉर्डिंग भी देख के चलते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेने हैं। यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड।
सबसे पहला हमें गिवन है, इन इंडिया म्यूचुअल फंड आर रेगुलेटेड बाय सेबी, सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, रेगुलेशंस 1956। तो अकॉर्डिंग टू इट म्यूचुअल फंड इज ऑर्गेनाइज विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पार्टीज। अब अकॉर्डिंग टू इट, इसके अकॉर्डिंग जो है म्यूचुअल फंड फॉलोइंग पार्टीज की हेल्प से जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला है स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सर में हमें क्या गिवन है, द ट्रस्ट इज एस्टैब्लिश्ड बाय अ स्पॉन्सर और मोर देन वन स्पॉन्सर हु इज लाइक अ प्रमोटर ऑफ अ कंपनी। एक स्पॉन्सर होता है, वो जो है ट्रस्ट इस्टेब्लिश करता है ना। अब जो स्पॉन्सर है वो भी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक तरीके के कंपनी के प्रमोटर की तरह वो काम करता है, ठीक है, वो हो गया हमारा स्पॉन्सर। दूसरा होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी में क्या होता है कि ट्रस्टी ऑफ द म्यूचुअल फंड होल्ड इट्स प्रॉपर्टी फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिट होल्डर। अब ट्रस्टी क्या कहता है कि जो भी आपकी म्यूचुअल फंड है उसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है। ट्रस्टी मेनली इंक्लूड, ट्रस्टी कंपनी हो गई, ट्रस्टी में ये कंपनी आ गई, इसकी मैनेजर्स ऑफ ट्रस्टी कंपनी आ गए। ऑल द प्रीडिटरमाइंड कंडीशन ऑफ ट्रस्ट आर रिटन डाउन एंड एग्रीड अपॉन ए पेपर नोन एज ट्रस्ट डीड। तो जितनी भी जो भी कंडीशन है वो एक पेपर में होती है रिटन डाउन, जिसको बोला जाता है ट्रस्ट डीड, ठीक है, एक रिटर्न फॉर्म में। तो ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बाय म्यूचुअल फंड। तो ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है म्यूचुअल फंड के द्वारा। अब आ गया हमारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था ना, एएमसी। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी अप्रूव्ड बाय सेबी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो सेबी के द्वारा अप्रूव्ड होती है, यानी कि, है ना। तो मैनेजेस द फंड बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। तो ये जो है मैनेज करती है, अलग अलग टाइप्स की सिक्योरिटीज़ पे जो है उस फंड को लगाती है। 50% ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एएमसी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। भाई इसके जो 50% डायरेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंट होने ही चाहिए। ट्रस्टी आर वेस्टेड विद द जनरल पावर ऑफ सुपरविजन एंड डायरेक्शन ओवर ओएमसी। कि जो ट्रस्टीज़ हैं आर वेस्टेड विद द जनरल पावर ऑफ सुपरविजन एंड डायरेक्शन ओवर एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो ऐसी कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 के अंडर जो है रजिस्टर्ड होती है, वो हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। एंड अप्रूव्ड एज सच बाय द सेबी, सेबी के द्वारा अप्रूव भी होती है। टू मैनेज द फंड ऑफ म्यूचुअल फंड, ये क्या करती है, म्यूचुअल फंड के जो भी फंड्स होते हैं उनको मैनेज करती है। अ कस्टोडियन हु इज रजिस्टर्ड विद सेबी होल्ड अ सिक्योरिटी ऑफ वेरियस स्कीम ऑफ द फंड इन इट्स कस्टडी। तो ये एक तरीके की कस्टोडियन भी होती है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स कि क्या टाइप्स होते हैं इसके। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो म्यूचुअल फंड कैन बी क्लासिफाइड फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। पहला है ग्रोथ फंड। तो द एम ऑफ ग्रोथ फंड इज टू प्रोवाइड कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। कि ग्रोथ फंड का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई कैपिटल एप्रिशिएट हो आपकी, है ना, बढ़े ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, है ना, लॉन्ग टर्म में भी बढ़े, मतलब मीडियम से लॉन्ग टर्म के बीच। सच स्कीम नॉर्मली इन्वेस्ट अ मेजर पार्ट ऑफ देयर रिजर्व इन इक्विटीज। तो ये जो स्कीम है ना, ये अपना मेजर पार्ट, यानी कि म्यूचुअल फंड का जो मेजर पार्ट है ना वो इक्विटीज में लगाया जाएगा। सच फंड हैव कंपेरेटिवली हाई रिस्क। तो इनमें क्या होता है, ग्रोथ फंड में ना जनरली हाई रिस्क होता ही होता है। तो दिस स्कीम प्रोवाइड डिफरेंट ऑप्शंस टू द इन्वेस्टर लाइक डिविडेंड ऑप्शन। तो ये स्कीम जो है अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड कराती है इन्वेस्टर को, जैसे कि डिविडेंड ऑप्शन हो गया, कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया। एंड द इन्वेस्टर में चूज एन ऑप्शन। इन्वेस्टर जो है वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रेफरेंसेस, भाई वो क्या प्रेफर करते हैं उनके अकॉर्डिंग। अब हमें गिवन है द ग्रोथ फंड आर ऑल्सो नोन एज इक्विटी फंड। ग्रोथ फंड को इक्विटी फंड भी बोला जाता है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया ना कि इस फंड का मेजर पार्ट जो है वो इक्विटीज में ही लगाया जाता है। आर सब क्लासिफाइड एज फॉलो, जैसे कि आपके हो गए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, मिड कैप फंड, सेक्टर स्पेसिफिक फंड, टैक्स सेविंग फंड। तो इस टाइप के आपके होते हैं। इनकम फंड की बात करेंगे अब हम, तो दीज आर ऑल्सो नोन एज डेट फंड बोला जाता है इनको। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका, इनकम फंड का, इज टू इन्वेस्ट इन डेट इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। बाय इन्वेस्टिंग इन डेट इंस्ट्रूमेंट दीज फंड इंश्योर लो रिस्क, इसमें रिस्क कम होता है। प्रोवाइड स्टेबल इनकम होती है, मतलब इन्वेस्टर्स को इनकम स्टेबल होती है। तो दीज फंड्स आर नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन इक्विटी मार्केट। भाई इक्विटी मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशन होती है इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
नेट असेट वैल्यू ऑफ सच फंड इज अफेक्टेड, एनएवी जरूर अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट इन द कंट्री, एनएवी जो है नेट एसेट वैल्यू चेंज होती है, अफेक्ट होती है। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अब एंट्री और एग्जिट के बेस पे कैसे म्यूचुअल फंड को वो करा गया कैटेगराइज, वो देखते हैं। पहला है ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड क्या होते हैं? ओपन एंडेड फंड इज वन दैट इज अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रीपरचेज थ्रू आउट द ईयर। कि जो ओपन एंडेड फंड होते हैं वो होते हैं कि सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल होते हैं, जो इनको रीपरचेज कर सकते हो आप पूरे थ्रू आउट द ईयर। दीज फंड डू नॉट हैव फिक्स मेच्योरिटी, नहीं होती इनकी। इन्वेस्टर कैन कन्वीनियंटली बाय एंड सेल, इन्वेस्टर जो है इनको बाय और सेल कर सकते हैं अपनी नेट एसेट वैल्यू को, विच इज़ डिक्लेयर्ड ऑन डेली बेसिस, जो भी डिक्लेयर होती है डेली बेसिस पर। द की फीचर ऑफ ओपन एंड स्कीम इज लिक्विडिटी। अब ओपन एंडेड स्कीम का जो की फीचर है वो ये है कि लिक्विडिटी, आप इसको कभी भी सेल कर सकते हो, कभी भी बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये ओपन एंडेड फंड स्कीम होती है। अब बात करेंगे क्लोज एंड स्कीम की बात करेंगे। अब दिस स्कीम हैव अ प्री स्पेसिफाइड मेच्योरिटी पीरियड, वन कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द स्कीम एट द टाइम ऑफ इनिशियल इशू। कि क्लोज एंडेड स्कीम क्या होती है कि इसका एक फिक्स जो है मेच्योरिटी पीरियड होता है, पहले ही बता दिया जाता है। तो एक जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इस स्कीम में जब ये इशू होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कीम देयर आर 2 एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल टू एन इन्वेस्टर। अब इसके अकॉर्डिंग जो है ना, एग्जिट के 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं इन्वेस्टर के लिए आफ्टर द इनिशियल ऑफर पीरियड क्लोजेस। उसके बाद जो है जब इनिशियल ऑफर पीरियड जो है वो क्लोज होता है तब। अब बोला गया कि द मार्केट प्राइस एट द स्टॉक एक्सचेंज में वेरी फ्रॉम द एनएवी ऑफ द स्कीम। जो मार्केट प्राइस है स्टॉक एक्सचेंज में वो चेंज होता रहता है ना, ये तो हमें पता ही है, वेरी होता ही रहता है। फ्रॉम द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम ऑन अकाउंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ यूनिट होल्डर एंड अदर मार्केट फैक्टर। तो बेसिकली ये क्लोज एंडेड स्कीम्स के बारे में बताया गया था। तो दस द कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टर कैन बी इन्वेस्टेड इन दी अबव मेंशन्ड म्यूचुअल फंड स्कीम। आई होप म्यूचुअल फंड का क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं समझ आया या नहीं आया, कोई पॉइंट अगर आपको, तो मैं उसको कमेंट में आपको बता दूंगी। थैंक यू सो मच।